नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर कैश वैन से 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गया है एक शख्स। सीएमएस कैश वैन का चालक रुपए लेकर फरार हो गया है। वैन के बक्से का ताला तोड़कर लूट हुई है। एटीएम में कैश डालने के दौरान घटना घटी है। वैन से कैश लूट मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। एसके पुरी और बुद्धा कॉलोनी पुलिस जांच में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर नवादा से है, जहां अवैध वसूली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी ट्रक चालकों से अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि दो पुलिस वाले ट्रक चालकों से कागज जांच के नाम पर पैसे ले रहे हैं। कुछ ट्रक से पैसे लिए जाते हैं और कुछ ट्रक चालकों को कागज दिखाए जाने के बाद उसे आगे जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह वायरल वीडियो रजौली समेकित जांच चौकी का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रजौली जांच चौकी पर अवैध तरीके से वसूली का वीडियो वायरल हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होगी। आज से उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो जाएगा। 8 सितंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। 11 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 13 सितंबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को है, जबकि 26 और 27 सितंबर को पहले चरण की काउंटिंग होगी। चरण का मतदान जिन जिलों में होना है वहाँ प्रपत्र 5 में आज नोटिफिकेशन किया गया है। उसमें डिटेल रहता है कि नाम निर्देशन कहाँ होगा, स्थल कितने बजे से कितने बजे तक लिया जाएगा, स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित किस दिन की गई है, नाम वापसी लेने और प्रतीक आवंटन तक का सारा डिटेल रहता है और मतगणना कहाँ होगी इसका डिटेल प्रपत्र 5 में है। तो प्रत्याशी को अपने प्रस्तावक को ही ले जाना है और कोविड-19 का गाइडलाइन का अनुपालन करना है। ऑनलाइन भी हम लोगों ने व्यवस्था की है, तो जो ऑनलाइन भी अगर आवेदन करेंगे तो सारा चीज़ अपलोड कर देंगे, लेकिन फिजिकली उनको निर्वाची पदाधिकारी के पास जो निर्धारित समय है उसमें उनको जाना है। तो पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोटिंग होनी है। इस चरण में रोहतास के दावत और संझौली पंचायत में वोटिंग होगी। वहीं कैमूर के कुदरा प्रखंड में भी मतदान होगा। गया के 2 प्रखंडों बेलागंज और खिजड़सराय में मतदान होगा। नवादा के गोविंदपुर में भी पहले चरण में ही चुनाव होगा। तो गया के बेलागंज और खिजड़सराय में वोटिंग होगी पहले चरण के तहत। और आपको बता दें कि इसी चरण के तहत नवादा के गोविंदपुर में भी चुनाव होगा। साथ ही जहानाबाद के काको में भी पहले चरण में चुनाव होगा। पहले चरण की बात करें तो अरवल के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर में भी इसी चरण में वोटिंग होगी, जबकि मुंगेर के तारापुर में भी पहले चरण में ही मतदान होना है। कुल मिलाकर 10 जिलों में पहले चरण में मतदान होंगे। जमुई के सिकंदरा और बांका के धोरैया में पहले चरण में मतदान होना है। और एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा है कि चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों के साथ ही नेपाल और बांग्लादेश से सटे जिलों में पैनी नजर रखी जा रही है। दियरा के क्षेत्र में जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है हमारा विभिन्न राज्यों से, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल से,
उन सीमावर्ती क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आम जनता भयमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके, इसके लिए अभी से लगातार पुलिस अभियान चलाया जाए। पश्चिम चंपारण में शराब पीने के बाद एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मृतक का नाम गौस मियां बताया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि उसने 4 लोगों के साथ शराब पी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासन मौत को संदिग्ध बता रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। वहीं गांव के लोग जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं और शराब बेचने वाले का नाम भी बता रहे हैं। दारू पिए थे लोग और 4 आदमी मिल के पिए था लोग। 3 आदमी सही है, 1 आदमी का डेथ हो गया। 4 आदमी में कौन कौन था? वो था एक रसूल नाम का था, हाँ। एक विनोद नाम का, हाँ। एक चंदन नाम का। अच्छा, ये जो मरे हैं इनका क्या नाम है? इनका गौस मियां नाम है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह का पता चलेगा। हालांकि इस बीच गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। में एक संदेहास्पद मृत्यु हुई है गयासुद्दीन नामक व्यक्ति की, और समाचार मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अभी हम लोग मौत को संदिग्ध मान करके उसमें जांच की जा रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दिया है। आपदा प्रकोष्ठ की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद सिंह ने आरएसएस को तालिबानी बता दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि तालिबान एक संस्कृति है जो अफगानिस्तान में है और भारत में आरएसएस तालिबान है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमेशा दाढ़ी वालों को, चूड़ी वालों को और अल्पसंख्यकों को ही पीटते हैं। और ये उच्छृंखल उन्मादी लोग इस पूरे भारत को तबाह कर रहे हैं। तालिबान नाम नहीं है, एक संस्कृति है जो अफगानिस्तान में और भारत में ये आरएसएस तालिबानी ही है, ये और कुछ नहीं है। दाढ़ी काटता है, मारता इंसान को, सब्जी बेचने वाले को, चूड़ी बेचने वाले को, पंचस काटने वाले को, किसी तरह जीव को पालन करने वाले को मारता है। और वहीं आरएसएस पर जगदानंद सिंह के विवादित बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने जहां जगदानंद सिंह के इस बयान को संगठन और संगत का असर बताया है, वहीं जेडीयू ने भी जगदानंद सिंह के इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए तंज कसा है कि शायद आरजेडी का अफगानिस्तान में बड़ा रुचि है। जगता बाबू जी, जैसी आप संगठन में रहेंगे, जैसी आप संस्कृति में रहेंगे, जैसे विकृति वाली संस्कृति आपकी पार्टी की है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सजागता है, तो मुड़ीकटवा दल से आपकी गठबंधन है, तो आपकी भाषा भी मुड़ीकटवा हो गया है। आपसे यह उम्मीद देश की जनता और बिहार की जनता नहीं करती है। असल में बात यह है कि जगदा बाबू लंबे समय से टॉर्चर हो रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी से भी और लालू प्रसाद यादव जी की फैमिली से भी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से यह साफ साफ दिखता है कि वो पॉलिटिकली डिरेल हो चुके हैं। अफगानिस्तान तालिबान का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय है, सेंसिटिव है, लेकिन इस तरह की हल्की बयानबाजी, इतना इंटरेस्ट अफगानिस्तान के प्रति लगता है कि वहां भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान अब एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे। उनकी जगह सांसद वीणा देवी को एलजेपी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चिराग पासवान के पास पार्टी में अब कोई पद नहीं बचा। पहले उन्हें अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता पद से हटाया गया और अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। बिहार की राजधानी पटना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बिक्रम प्रखंड में 2 दशक पहले करोड़ों रुपए की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर आज तक चालू नहीं हो सका है। बंद पड़े इस ट्रॉमा सेंटर को चालू कराने के लिए पिछले कई दिनों से लोग अनशन पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के इस बिल्डिंग को देखिए।
आज से करीब 20 साल पहले 2001 में इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास के 1-2 साल के अंदर ही ट्रॉमा सेंटर का काम पूरा हो गया। जरूरी मशीनें भी लगा दी गई, लेकिन अब तक इस ट्रॉमा सेंटर का न तो उद्घाटन हुआ, न ही ये चालू हो पाया है। तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार है इसके उद्घाटन का। देखिए यहाँ एक्सरे रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, मरीजों को रखने के लिए यहाँ पर अलग से कमरा है। सैकड़ों बेड इस पूरे अस्पताल में जहाँ पर आप जाएंगे तो सैकड़ों बेड इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद यह अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो सका है। ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं हुआ तो इसके एक भाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र से यहाँ के लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें जरूरी दवा नहीं मिल पाती और उन्हें अब भी पटना ही जाना पड़ता है। यही वजह है कि लोगों ने ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। और देखिए एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से यहाँ अनशन पर भी है, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यह ट्रॉमा सेंटर आज तक चालू नहीं हो सका। कितने दिनों से आप हैं? कोई सुनने आया है, कोई देखने आया? आप 6 दिनों से हम लोग का अनशन है। यहाँ पर कोई देखने और कोई सुनने वाला नहीं। आज 6 दिन से हम लोग भूख और प्यास से यहाँ पड़े हुए हैं। इस सेंटर का शिलान्यास करने वाले तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सीपी ठाकुर का कहना है कि वे इसके लिए पीएम से लेकर सीएम तक को पत्र लिख चुके हैं। एक बार फिर इसके लिए कोशिश करेंगे। एक चीफ सेक्रेटरी और एक हेल्थ सेक्रेटरी, तो चीफ सेक्रेटरी से कल टाइम देंगे तो विक्रमो वाला को 2-3 को बुलाएंगे कि आप लोग रहिए इसमें और क्या इनका विचार है, और हेल्थ सेक्रेटरी सुन लीजिए, और चीफ मिनिस्टर टाइम देंगे तो उसमें भी उन लोगों को बुलाएंगे। पाटलिपुत्रा के सांसद राम कृपाल यादव ने कहा कि वो ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा चुके हैं और जल्द ही सरकार इसे चालू कराएगी। जटिल इस्पात के लिए हो गया है, उसके लिए प्रयास भी किया है सरकार ने। 2-3 बार विजिट हुआ, आईजीएमएस के टीम, एम्स के टीम, वो सेंटर चालू हो उसके लिए, मगर आज तक जमीन की उपलब्धता जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, जिसके वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया है। वजहें चाहे जो भी हो, लेकिन 20 साल बाद भी इस ट्रॉमा सेंटर का चालू ना होना चिंताजनक बात है, वो भी तब जब सरकार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। नई सरकार के गठन को 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार ने राज्य में आयोग, बोर्ड और निगम का पुनर्गठन नहीं किया है, जिससे आम लोगों को कई दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे और मां के साथ साथ दर दर भटकती ये हैं आरती देवी। आरती को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। दहेज का दंश झेल रही आरती बड़ी उम्मीदों के साथ महिला आयोग पहुंची थी, लेकिन यहां से भी कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि अभी महिला आयोग का पुनर्गठन होना बाकी है। दहेज के कारण रहे नहीं देता है। यथी घर में जाते हैं तो गहना छीन के मार के बेला दिया, सब बाले बच्चे मिलकर। आप अपना फरियाद लेके यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि अभी केस नहीं हुआ, कि अभी बाद में हमको यथी नहीं है। कुछ यही हाल चंदा देवी का भी है। चंदा का मामला बैंक फ्रॉड का है। दिलमणि देवी जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के 9 महीने बीतने के बाद भी न तो महिला आयोग का पुनर्गठन हुआ और न ही महिला आयोग के अध्यक्ष पर किसी की नियुक्ति हुई। नतीजा ये हो रहा है कि जब तक पुनर्गठन होगा नहीं तब तक महिला आयोग कुछ कर नहीं सकता। तो फिर वहाँ पे भी 1-2 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल बंद है, कुछ सुनवाई वहाँ हो नहीं रही है, तो फिर वही मुश्किल है। वहाँ पे थोड़ा होना चाहिए, खुलना चाहिए तो सुलभ करते थे, लेकिन अभी तो महिला आयोग भंग है। महिलाएं के साथ बहुत दिक्कत है। महिला इतना असहाय हो गई है कि कहती है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हेल्पलाइन जा रही है तो कोई सुन नहीं रहा है, थाना पर जा रही है तो कोई सुन नहीं रहा है। ये हाल सिर्फ कोई एक महिला आयोग का नहीं है। नई सरकार के गठन के 9 महीने बाद भी बिहार में तमाम आयोग, निगम और बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हो पाया है, जबकि इन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए प्रदेश के अंदर सिस्टम चलता है। इस बारे में जब मंत्रियों से सवाल पूछा गया तो जरा जवाब भी सुन लीजिए।
ये तो सरकार को चुनी सरकार को तय करना है, निगम बोर्ड में किसको भेजना है, कब भेजना है, कैसे भेजना है। तो इसके लिए तो हमारा शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। चुनाव खत्म हुआ है, सरकार बनी, बीच में कोविड का भी एक जो सेकेंड फेज कहते हैं वो रहा। जल्दी ही इस पर मेरे ख्याल से एक्सरसाइज चल रहा है। जल्दी ही निगम बोर्ड जो है वो उस पर आप देखेंगे कि लोग आ जाएंगे उसमें। सियासी जानकार मानते हैं कि आयोग, बोर्ड और निगम में सत्ता पक्ष के लोगों को एडजस्ट किया जाता है। अब तक एनडीए गठबंधन में शामिल दल एडजस्टमेंट के लिए किसी फॉर्मूले को तय नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनके पुनर्गठन में देरी हो रही है। अब भले ही पुनर्गठन का फैसला राजनीतिक नफा नुकसान के चश्मे से देखकर किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की जनता को आयोग, बोर्ड और निगमों के पुनर्गठन में देरी से नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। आरा के अगियाओं में कोरोना के बाद स्कूल तो खुले, लेकिन बच्चों की कक्षा स्कूल में नहीं सड़क पर लगी। कोइलवर में आरा बक्सर 4 लेन के लिए 3 साल पहले तारामणि भगवान सा उच्च विद्यालय के भवन को तोड़ दिया गया। हालांकि विभाग का कहना है कि फिलहाल इस स्कूल को पास के ही दूसरे स्कूल में टैग कर दिया गया है, लेकिन स्कूल के अपने भवन की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। ऐसे में इस आंदोलन को हवा देने के लिए आगे आई भाकपा माले की छात्र इकाई आयसा और इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्कूली बच्चों को लेकर आरा बक्सर 4 लेन पर ही कक्षा लगा दी, जिसमें विधायक मनोज मंजिल भी शामिल थे। ये लोग हर हाल में तारामणि स्कूल का अपना भवन देने की मांग कर रहे हैं। स्कूल की जगह पे उन्हें तोड़कर, उन्हें ध्वस्त कर हमें स्कूल की जगह पे उन्हें रोड को सड़क चलाने का अनुमान किया है। ये कहते हैं, वो मानते हैं कि ये एक विकास है। ये कैसा विकास है कि हमें शिक्षकों को, हमें विद्यार्थियों को, छात्र को पढ़ने की जगह पे स्कूल को तोड़कर सड़क बना दिए, तो मैंने ये बहुत बड़ा एक विकास कर दिया। ये कैसा विकास है? सरकार ने हमला किया है और अभी तक वैकल्पिक वर्ग संचालन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 7 अगस्त को हम लोगों ने डीएम से मिला, 12 अगस्त को हमने प्रभारी मंत्री के सामने मुद्दा उठाया, डीएम को लेटर लिखा, स्टूडेंट्स मिले, अभिभावक मिले, लेकिन अभी तक वैकल्पिक वर्ग संचालन शुरू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए सड़क पे स्कूल चल रहा है। अगर स्कूल नहीं चलेगी तो ये सड़क भी नहीं चलेगी। सामने स्कूल था जो टूटा है और ये आपके दाहिने साइड में मिडिल स्कूल है, बगल में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। बच्चों को नहीं जाना है, 100 मीटर की भी दूरी, 200 मीटर की दूरी भी नहीं है। इसलिए अब ये अलग बात है कि अब रोड पर स्कूल चलाया जा रहा है, रोड बंद किया गया, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप ने अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पैनोरमा ई होम्स के परिसर में सदर विधायक विजय खेमका और पैनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव मिश्रा समेत कई गणमान्य लोगों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर गीत और संगीत का भी आयोजन किया गया। पैनोरमा ग्रुप के एमडी संजीव मिश्रा ने कहा कि 1 सितंबर 2016 को पैनोरमा ग्रुप की स्थापना की गई थी और आज इसके 13 प्रोजेक्ट में चल रहे हैं। वहीं पैनोरमा ग्रुप के चीफ जनरल मैनेजर जैनेन्द्र झा ने कहा कि पैनोरमा ग्रुप द्वारा सभी सुविधाओं से युक्त बिहार का पहला ई होम्स लाया गया है। हमारा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन पैनोरमा ग्रुप जो हमारा ब्रांड नेम है, सीमांचल इंफ्राटेक करके कंपनी है। 1 सितंबर 2016 को हमने स्टार्ट किया था इसको पूर्णिया में एक पैनोरमा हाइट के प्रोजेक्ट के नाम से, और धीरे धीरे हमारा 13 प्रोजेक्ट है पूर्णिया में। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पूर्णिया में भी ऐसी संभावना बन सकती है, चूँकि मेरी जिद थी कि मुझे अपने सीमांचल में काम करना, अपने गाँव में काम करना है। तो उसी उद्देश्य से मैं आया था कि चूँकि दूसरा रिसेशन था कि अभी मेट्रो सिटी में रिसेशन चल रहा था, लेकिन आज धीरे धीरे हमारा 13 प्रोजेक्ट हो गया है और अनएक्सपेक्टेड यहाँ बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है और कई लोगों को रोजगार भी मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोप है पूर्णिया में। एक सपना साकार सा महसूस हो रहा है। आज ही के दिन 5 वर्ष पहले इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी। ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस जगह, ये ई होम्स है। ये प्रोजेक्ट 5वें वर्ष के दरमियान ही लॉन्च हुआ और 5 वर्ष पहले इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे कि हम एक दिन ऐसा भी होगा कि हम फुल्ली ऑटोमेटेड हाउसेस,
लेकर के आएंगे और लोगों को वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे जिसका कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।